बंगाल की लड़ाई कैसे सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई के समक्ष तक आई? कैसे ममता बनर्जी सीधे पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट? सीधा घर के अंदर घुसकर ममता बनर्जी किसका फोन उठा कर ले गई? दोस्तों, जिसने कहा बिल्कुल ठीक कहा। भले ही चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा हो, लेकिन ये लड़ाई अब ममता बनर्जी ने ठान लिया है कि दिल्ली तक वो लड़ेंगी। इससे पहले कि ईडी ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती, ममता बनर्जी खुद ही सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं। दोस्तों, आप जानते हैं पिछले 24 घंटे में ईडी वर्सेस ममता बनर्जी, या फिर ये कह ले कि ईडी वर्सेस टीएमसी, एक ऐसी जंग देखने को मिली है जो आज से पहले किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिली। या फिर ये कह ले कि बीजेपी को पहली बार बीजेपी की भाषा में ममता बनर्जी न केवल जवाब दे रही हैं, बल्कि बता भी रही हैं कि अगर ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं को धमकाने का प्रयास किया गया तो कोई एक विपक्षी नेता भी हो सकता है जो ईडी को ही धमका दे। दोस्तों, वहीं पूरे मामले में बड़ा मोड़ तब आ गया जब पश्चिम बंगाल की सरकार सीधा इस मामले में पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट, कैविएट दाखिल करते हुए। दरअसल दोस्तों, ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में जो आईपैक वाले मामले की छापेमारी को लेकर जो रस्साकशी देखने को मिली, इस मामले में ईडी सुप्रीम कोर्ट जाती उससे पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार चली गई है सुप्रीम कोर्ट कैविएट दाखिल करते हुए। कैविएट क्या होता है? बेसिकली ये एक तरह का नोटिस होता है जो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पक्ष, कोई भी व्यक्ति दाखिल कर सकता है। फर्ज कीजिए जैसे किसी को भी लगता है कि उसके ऊपर कोई कानूनी एक्शन हो सकता है, तो उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कैविएट दाखिल कर सकता है, ये कहते हुए कि अगर आपके पास इस तरह का कोई भी मामला आए तो मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं, या जो भी अगर संस्था है या सरकार है तो वो चाहता है कि उसका पक्ष सुना जाए। तो इस पूरे मामले में पिछले 24 घंटे से खबर चल रही थी कि ईडी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कि देखिए हमारे काम में बाधा डालने के लिए इस तरह से सीधा मुख्यमंत्री पहुंच गई वहां छापेमारी करने के लिए जहां ईडी की छापेमारी चल रही थी। लेकिन उससे पहले ईडी सुप्रीम कोर्ट जाती, उससे पहले ही पश्चिम बंगाल की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट कैविएट दाखिल करते हुए कि अगर इस पूरे मामले में ईडी आपके सामने आती है, ईडी आपके सामने पूरा मामला लेकर आती है, तो हमारा पक्ष सुना जाए। दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प मामला है जब ममता बनर्जी फिलहाल न केवल बीजेपी बल्कि ईडी से एक कदम आगे चल रही है। ईडी सोच रही थी सुप्रीम कोर्ट जाने की, ममता बनर्जी चली गई। वहीं ये बात कोर्ट तक नहीं, सड़क तक ममता बनर्जी पहले ही ले आई है। कल ममता बनर्जी ने जो मार्च निकाला पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर, वो अभूतपूर्व है। आप जरा भीड़ देखिए, और इस भीड़ में बहुताया सो कॉल्ड जेनजीज और युवा हैं जो ये दिखाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही थी कि देखिए न केवल फर्स्ट टाइम वोटर, युवा वोटर उनके साथ है, बल्कि उनके साथ कितनी ताकत है। एक नेता की भीड़ ही तो शक्ति प्रदर्शन होता है। वहीं दूसरी ओर एक और जानकारी निकल कर आई है दोस्तों। अब ये जानकारी निकल कर आई है कि जब ईडी पहुंची आईपैक के दफ्तर और आईपैक के फाउंडर प्रतीक जैन के घर में, उस वक्त ममता बनर्जी अचानक जब घर पहुंची, उनके घर में घुस गई, तो क्या माहौल देखने को मिला। दोस्तों, जानकारी कुछ रिपोर्टर्स के द्वारा मिली है कि पहले ईडी के लोगों को आईपैक के दफ्तर में देखा गया। सुबह सुबह ईडी पहुंच गई धावा बोलने के लिए। ईडी जब छापेमारी करती ना तो एक साथ करती है, तो ईडी के अधिकारियों ने आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर, दोनों के घर में छापेमारी की। सुनने में आ रहा है कि जैसे ही वहां पर रात में जो स्टाफ मौजूद था उसने देखा कि यहाँ पर ईडी के लोग आए, उन्होंने प्रतीक जैन को फोन करने की कोशिश की, उनका फोन नहीं मिला, तो वो समझ गए कि हो सकता है वहां भी छापेमारी चल रही हो। जैसे ये खबर ममता बनर्जी को मिली, ममता बनर्जी सीधे प्रतीक जैन के घर पहुंची, सीधे घर के अंदर घुसी, ईडी के अधिकारियों के सामने प्रतीक जैन से बात की, उनकी पत्नी से बात की, उनके बेटे से बात की, और न केवल वहां से फाइल्स वगैरह लेकर गई जो कि उस वक्त उनके हाथ में दिख भी रही थी, बल्कि प्रतीक जैन का फोन भी उठाकर ले गई। आप कहेंगे फोन क्यों? दरअसल दोस्तों, अभिषेक बनर्जी लगातार प्रतीक जैन से कांटेक्ट में है, और फोन में जो कंसल्टेंसी सर्विसेज, अगर टीएमसी खुद कह रही है कि वो आईपैक से कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रही है, तो आप जानते हैं इस तरह के मामलों में एक नेता कितनी बार बात करता है, कितनी बार मैसेज में बात हुई होगी, कॉल में बात हुई होगी, क्या बात हुई होगी, क्या मैसेज किया गया होगा। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है ना भाई, इलेक्शन की स्ट्रैटेजी का मामला है। तो आप ममता बनर्जी ईडी के सामने प्रतीक जैन का फोन उठाकर ले गई हैं और ईडी मुंह ताकती रह गई। तभी ईडी तुरंत हाई कोर्ट गई। ईडी को ये उम्मीद थी कि हाई कोर्ट से उसको राहत मिल जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने 14 तारीख की तारीख दे दी। मतलब फाइल्स ममता बनर्जी के पास, फोन ममता बनर्जी के पास, और ये सब कुछ ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों के सामने किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि ममता बनर्जी न केवल ईडी
बल्कि तमाम केंद्रीय एजेंसियों को आगाह कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर अलग दर्ज हो गई है। तो ऐसा पहली बार है कि किसी राज्य में ईडी के अधिकारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ठीक है, मतलब आप देखिए हर तरह से ममता बनर्जी किस तरह से लड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट चली गई अलग, ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली अलग, पब्लिक परसेप्शन बनाने में तो ममता बनर्जी माहिर हैं, सड़क पर उतर गई अलग। कल दे धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक दोनों हाथों में दो माइक पकड़ के ऐसा लग रहा है जैसे मतलब राजनीतिक फायर कर रही थी बीजेपी पर। और अब सुप्रीम कोर्ट जाकर वक्त से पहले उन्होंने अपनी तैयारी भी कर ली। ये बताता है कि ममता बनर्जी को पहले से ही पता था कि ये होना है, और मतलब अपने वो सारे जितनी गोटियां थी उन्होंने सारी गोटियां फिट कर दी हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि ईडी क्या करेगी। ईडी को हाईकोर्ट से उम्मीद थी, फिलहाल तो वहां से कोई राहत मिली नहीं। अगर 14 तारीख के बाद ईडी को हाईकोर्ट से कोई राहत मिल भी जाती है, तब तक तो ममता बनर्जी जो भी फोन फाइल्स उठाकर ले गई हैं ईडी के सामने, तब तक तो जो होना था उसका हो गया, वो तो रातों रात हो गया होगा, जो भी स्ट्रैटेजी अगर ममता बनर्जी की पार्टी की कुछ होगी तो। दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ईडी जाती है तो कैविएट दाखिल हो चुका है, तो कोई एक तरफा सुनवाई होगी भी नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार जा चुकी है कि भाई हमारा पक्ष इसमें सुना जाए। तो एक बड़ा दिलचस्प वाकया हो चुका है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी ने इस पूरे मामले में दोस्तों प्रशांत किशोर को घसीट लिया है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला है आईपैक पे छापेमारी का, ईडी का कहना है कि ये कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है, और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने आज जबरदस्त निशाने पर लिया अमित शाह को, ये कहते हुए आज मैंने आपको खबर भी दिखाई कि मेरे पास भी एक पेन ड्राइव है जिसमें जो कोयला घोटाले को लेकर जो ईडी छापेमारी कर रही है ना, इसका पैसा शुभेंदु अधिकारी को जाता था और शुभेंदु अधिकारी के जरिए पैसा जाता था अमित शाह को। तो पेन ड्राइव तो मेरे पास भी है, अगर मुझे छोड़ोगे तो पेन ड्राइव सबके सामने रख दूंगी। तो सीधा सीधा हमला अमित शाह को, ये बोलते हुए ममता बनर्जी ने लिया। वहीं दूसरी ओर अब टीएमसी एक और आरोप लगा रही है, वो ये आरोप लगा रही है दोस्तों कि प्रशांत किशोर एक्चुअली में आईपैक नाम की संस्था के फाउंडर हैं। टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि ईडी ये कहती है कि ये जो पूरा कोयला घोटाला है जिसके तार आईपैक से जुड़े हुए हैं वो 2020 का है। ठीक है, ईडी के हिसाब से तो 2020 में तो प्रशांत किशोर आईपैक से जुड़े हुए थे, वो अपने आप को उन्होंने अलग नहीं किया था। तो प्रशांत किशोर से ईडी पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? क्या इसीलिए कि प्रशांत किशोर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं? सब जानते हैं दोस्तों, प्रशांत किशोर ने भले ही बिहार में कुछ खास ना उखाड़ा हो, लेकिन विपक्ष के वोट काटने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका अपनाई। वक्त बिहार इलेक्शन में प्रशांत किशोर के इंटरव्यू, 100 से ऊपर इंटरव्यू चले होंगे प्रशांत किशोर के, टीवी, मैगजीन, यूट्यूब के पत्रकार, और मतलब एक चैनल में 4-4 बार इंटरव्यू दिए हैं प्रशांत किशोर ने। पूरे 1.5 साल प्रशांत किशोर की यात्रा चली है टीवी पर। तो बड़ा सवाल जो कि अब टीएमसी ने उठा लिया है कि अगर वाकई कोयला घोटाले को लेकर बातचीत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए ईडी पहुंची थी आईपैक के दफ्तर, तो प्रशांत किशोर से बात क्यों नहीं कर रही? क्योंकि प्रशांत किशोर तो फाउंडर हैं इस संस्था के, और 2020 में वो अलग भी नहीं हुए थे इस संस्था से। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर दिया पश्चिम बंगाल सरकार ने, ये एक नया मोड़ ले आता है इस पूरे मामले में। ये मोड़ इसलिए भी नया ले आता है दोस्तों क्योंकि हाल के दिनों में ईडी को सुप्रीम कोर्ट में बहुत डांट खानी पड़ी है अलग अलग मामलों को लेकर, जैसे अरविंद केजरीवाल का मामला हो, संजय सिंह का मामला हो। ईडी को कई टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।